हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो LNMU के UG पार्ट 2 के तैयारी कर रहे हैं 2020 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि जुलाई या अगस्त में हो सकता है, और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, वे सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट। आज हमारा क्लास 7 है और हम इससे पहले पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 के 5 टॉपिक कर चुके हैं और आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर निश्चित रूप से करें। तो भारत स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए LNMU का एक सुनहरी अवसर लेके आया है ग्रेजुएशन के लिए, UG पार्ट 2 के लिए, कि आप उसमें अच्छा से तैयारी करें, पढ़ाई करें। सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, क्योंकि आप जितना लाइक कीजिएगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। वीडियो को शेयर करें। चलिए, वीडियो को शेयर निश्चित रूप से करें। आपके जो भी आस पड़ोस के लोग हों, आपके कोई रिश्तेदार में, उन्हें बताइए ताकि वो भी इस वीडियो से तैयारी कर सके। चलते हैं हम अपने आज की क्लास की ओर। आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 के टॉपिक नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम स्विट्ज़रलैंड से करेंगे। जी हाँ, सीधा चलिए विदेशी घुमाते हैं आपको हम। पढ़ने में बहुत ही दिलचस्प लगेगा। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत कुल अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो 5 टॉपिकें आती है जो स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत आती है। तो हम पहले इन 5 टॉपिकों को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 की ओर पढ़ेंगे और वहाँ से फिर हम 5 टॉपिक उठाएंगे। इसी तरह के 5-5 टॉपिक करके हमारा सिलेबस चलेगा और एग्ज़ाम से पहले हम निश्चित रूप से पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 और पेपर 4 हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम स्विट्ज़रलैंड की ओर चलते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूं, हम आपके लिए हिस्ट्री का कंटेंट बना रहा हूँ। 5 साल का मैं उसका क्वेश्चन का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं छांट रहा हूँ। तो हिस्ट्री का भी मैं आपको क्लास जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए घबराना नहीं है। पूरा का पूरा पार्ट 2 यूजी पार्ट 2 का पूरा तैयारी इसी चैनल पे, इसी भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसलिए घबराना नहीं है, बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में हम जानेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। टॉपिक नंबर 1,
जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। सवाल कुछ इस प्रकार से हो सकता है, स्विस संविधान न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षात्मक। स्विस संविधान न तो संसदीय है न ही अध्यक्षात्मक। इस कथन पर प्रकाश डालें। तो हमसे एक इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी तरह से इसी से मिलता जुलता सवाल यह पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका संसदीय एवं अध्यक्षात्मक पद्धति का अनुपम समन्वय है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, स्विस संविधान संघीय परिषद कार्यपालिका की विशिष्टताओं को स्पष्ट करे। इन 3 प्रकार के इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इससे थोड़ा मिलता जुलता जो उसके संविधान की व्याख्या के बारे में पूछे या फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक के मिलते जुलते प्रभाव के बारे में पूछे तो भी उसका उत्तर यही होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम आंसर की ओर। आंसर में स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के संबंध में भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अध्यक्षात्मक है अथवा संसदीय। यह दोनों के मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है जो अग्रलिखित है। अर्थात स्विट्जरलैंड, स्विस, इसके संविधान में दोनों ही प्रकार की बातें हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्षात्मक। दोनों ही विशेषताएं स्विस संविधान, स्विट्जरलैंड की संविधान में पाई जाती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका में क्या सब होता है? स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं जिनकी शक्तियां एवं स्थिति समान है। सभी सदस्यों को बारी बारी से 1 साल के लिए अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है। अध्यक्ष को कोई विशेष शक्ति या स्थिति प्रदान नहीं की गई है। तो बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत 7 सदस्यों की एक कमेटी होती है, संघीय परिषद होती है जिसमें कुल 7 मेंबर होते हैं। इन 7 मेंबर को बारी बारी से एक एक करके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है, पर इनका पावर वही सेम रहता है। पावर में किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं आता है, पावर उतना ही है, सेम है पावर बिल्कुल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विधायिका द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद के सदस्य वहाँ की विधायिका संघीय सभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की सदस्यता के लिए विधायिका संघीय सभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि संघीय सभा का सदस्य संघीय परिषद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व पद त्याग देना पड़ता है। अर्थात उनके जो दोनों सभा है, संघीय परिषद और संघीय सभा, इन दोनों में से उन्हें किसी एक ही सभा का सदस्य होने का अधिकार प्राप्त है। अगर वो एक में है और उनका निर्वाचन दूसरे में हुआ तो उन्हें पहले वाले से त्यागपत्र देना होगा। ये वहाँ के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निश्चित अवधि। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद की कार्य अवधि
अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की तरह निश्चित है। संघीय परिषद के सदस्य 4 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। संघीय सभा उन्हें अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटा सकती। संघीय सभा में संघीय परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार के अस्वीकृति होने पर उसकी कार्यावधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का यह तात्पर्य है कि एक बार अगर संघीय परिषद में आपका नामांकन हो गया तो आपको नहीं हटाया जा सकता, न ही अविश्वास के द्वारा, न ही किसी और माध्यम के द्वारा। आप 4 साल के लिए उसके सदस्य बने रहेंगे। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में दलगत एकता का अभाव। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में दलगत एकता का अभाव रहता है। संघीय परिषद के सदस्यों के लिए किसी एक दल का होना आवश्यक नहीं है। बिना किसी दल का सदस्य हुए भी कोई व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य हो सकता है। यह एक खूबी है स्विट्जरलैंड में कि इसकी कार्यपालिका में कोई दल का उतना प्रभाव नहीं है, और वो भी खासकर संघीय परिषद में। संघीय परिषद में तो कोई निर्दलीय भी मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट जो कि 5 नंबर है, उसकी ओर बढ़ते हैं। वह है संघीय परिषद को संघीय सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार। संघीय परिषद के जो लोग हैं उन्हें संघीय सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, वाद विवाद में भी हिस्सा बांटते हैं, परंतु उन्हें मत का अधिकार प्राप्त नहीं। अर्थात संघीय परिषद के जो हैं लोग, संघीय पेन बुझा रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। संघीय परिषद के जो लोग हैं वो संघीय सभा में भाग तो ले सकते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, परंतु मत देने का इन्हें मत देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये मत नहीं दे सकते, यही इनकी विशेषता भी है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। स्वरूप। अब उनके संविधान का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, इस पर बात करेंगे। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका न तो अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह है, न ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की तरह है। अमेरिका का राष्ट्रपति वस्तुतः प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति है, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद संघीय सभा के द्वारा निर्वाचित होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह संघीय परिषद की कार्य अवधि निश्चित हो, परंतु वह राष्ट्रपति की तरह स्वतंत्र नहीं है। स्विस कार्यपालिका के संबंध में कहा जाता है कि यह स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, यह संघीय सभा के नियंत्रण एवं निर्देश में काम करती है। अनेक विद्वानों ने स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को संघीय सभा की कार्यकारिणी समिति कहा है। जिस प्रकार स्विस कार्यपालिका अमेरिकी कार्यपालिका से भिन्न है, उसी प्रकार यह ब्रिटेन की कार्यपालिका से भी भिन्न है। स्विस जो कार्यपालिका है, यह ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की कार्यपालिकाओं से पूरी तरह से भिन्न है। स्विस संघीय परिषद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अनेक असमानताएं पाई जाएगी। प्रथम, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य रहते हैं, जबकि स्विस संघीय परिषद के सदस्यों के लिए एक दल का होना आवश्यक नहीं। अर्थात स्विस के जो सदस्य हैं उनका एक दल होना आवश्यक नहीं है, पर ये ब्रिटेन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें एक ही दल के रहते हैं, जैसा कि हमने
पढ़ेंगे आगू, जब ब्रिटेन का हम संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें इस बात की विस्तृत जानकारियाँ हम पढ़ेंगे। द्वितीय, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति वहाँ के सम्राट के द्वारा की जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में जो है सो उनके संघीय परिषद की नियुक्ति सम्राट करता है, और इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद की नियुक्ति वहाँ की संघीय सभा करती है। तृतीय है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से वहाँ की विधायिका के प्रथम सदन कॉमन हाउस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा अर्थात संघीय विधायिका के किसी भी सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते। चतुर्थ बात है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री कॉमन हाउस का भी नेता होता है। मंत्रिमंडल विधि निर्माण में भी भाग लेता है। व्यवहार में मंत्रिमंडल कॉमन हाउस को नियंत्रित एवं संचालित करता है। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद संघीय सभा के नियंत्रण एवं निर्देशन में काम करती है। जस्ट इसके उल्टा, यहाँ जो ब्रिटेन में जो पीएम होते हैं वो एक तरह से कॉमन हाउस को अपना कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि वो उनके नेता भी होते हैं। पर स्विट्जरलैंड में इसके विपरीत होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा जो है वो संघीय परिषद पे हावी रहती है, वो उसे नियंत्रित करती है, न कि संघीय परिषद संघीय सभा को नियंत्रित करती है। जबकि इसके विपरीत संघीय सभा ही संघीय परिषद को देखभाल उसका पूरा संचालन करती है। चलिए, स्विट्जरलैंड में न तो अमेरिका के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी गई है, न ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के सिद्धांत। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच समन्वय को अपनाया गया है। ब्राइस ने इन्हीं कारणों से स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इसलिए नहीं अपनाया कि एकल कार्यपालिका स्विस जनता की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के प्रतिकूल है। एक महान राइटर आरसी ब्रूस का कहना है कि सीमित वैसे पद की स्थापना नहीं कर सकती जो स्विस जनता के विचारों और प्रवृत्तियों के प्रतिकूल तथा जिसमें राजतांत्रिक एवं अधिन्यायवादी प्रवृत्तियों की झलक दिखाई पड़ती है। ये आरसी ब्रूस के कहना था। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण बहुत बड़ी सीमा तक सफल हुए हैं। अपनी विशिष्ट राजनीतिक स्थिति के कारण स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं ने जिस पद्धति को अपनाया है वह निसंदेह अमेरिका और ब्रिटिश शासन पद्धति के बीच की पद्धति है, जिसमें दोनों शासन पद्धतियों की विशेषता एवं तत्व आंशिक रूप से अपनाए गए हैं। वस्तुतः यह एक अनूठी शासन व्यवस्था है जहां अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताएं मिलती है तो दूसरी ओर वहां ब्रिटिश शासन प्रणाली की कतिपय विशेषताएं भी विद्यमान हैं। यह न तो अमेरिका की भागती शक्तियों का पृथक्करण है, न ही ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका और विधायिका के बीच पूर्ण समन्वय है। इन्हीं आधारों पर विद्वानों ने स्विस शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन का मिश्रण कहा है। इतने वक्तव्य से हम ये समझे कि स्विस का जो संविधान है वह अमेरिका और ब्रिटेन से बिल्कुल भिन्न है। यूँ कहा जाए कि अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों के मध्य ये पड़ती है। कुछ अमेरिका का भाग है, कुछ ब्रिटेन का भाग है, और तब जाके उसके बीच में से ये स्विस संविधान बाहर निकली है। तो ये है स्विस संविधान की अपनी खूबियाँ। आज का स्विस संविधान की खूबियों का टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी निश्चित रूप से दें हमें।
आज क्लास 7 था। इसका सेकेंड कॉपी क्लास जल्द ही आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा हमें उतना मनोबल बढ़ेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा, हम बिल्कुल आपके सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे मान्य भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद।